Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, this is second set of plant anatomy से related 25 questions हैं और जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसके मॉडिफिकेशंस और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि प्लांट एनाटॉमी से पूछे गए हैं गत वर्षों में। तो गाइज इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिच्छू बूटी जैसे होता नहीं, कुछ ग्रास होती है उसे अगर हम टच करें तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे होता है कांटा चुभना, उस तरीके की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। तो उस नज़रिए से उस प्लांट का नाम रखा है बिच्छू बूटी। तो ये बिच्छू बूटी का जो होता है वो कौन सा प्लांट कहलाता है, किस प्लांट का कॉमन नेम है? पहला पॉइंट है यूफॉर्बिया पल्चीरिमा, दूसरा है आर्जिमोन मैक्सिकाना, हिंदी में सुना होगा नाम आपने, पीली कटैया या पीली कटेरी, अट्रिका डायोका एंड रेनकुलस एक्वाटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइज। तो बिच्छू बूटी इज जो होता है वो अर्टिका डायोका का कॉमन नेम होता है, मतलब इसे कॉमनली हम बोलते हैं। अब इसे बोलते क्यों गाइज, जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है उसके जो मॉडिफिकेशन होते हैं, कहने का मतलब कुछ हेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन दिस प्लांट। तो उस पॉइंट से कि ग्लैंडुलर जो टिश्यूज होता है प्लांट सिस्टम में उसका एक मॉडिफिकेशन है आपका ग्लैंडुलर हेयर्स। तो ग्लैंडुलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लांट जिसका नाम है अर्टिका डायोसा एंड ड्यू टू दिस हेयर्स दिस इज नोन एज बिच्छू बूटी। करेक्ट आंसर आपका गाइस सी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपने सुना होगा वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। जैसे आप हर तरीके का होता है ना, एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, उसी के पैटर्न पे प्लांट में प्रेजेंट होती हैं वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स गाइस। तो कहने का मतलब है वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आल्सो द मॉडिफिकेशंस ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू बट दे आल्सो नेम एज फ्रॉम अदर टू नेम्स। वो कौन से नेम्स हैं? वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड का आपने सुना होगा, हमने हाइडाथोड बोलते हैं, जब किसी प्लांट को हम रात में ब्रेक कर देते हैं और सुबह के टाइम देखते हैं कि वहीं पे कुछ लिक्विड सा नज़र आता है, तो दिस इज़ उसका से निकलने वाला रूट प्रेशर की वजह से निकलने वाला वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है हाइडाथोड्स। अब हाइडाथोड चूँकि केवल पानी निकलता है, वो भी प्योर पानी होता है, प्योर वाटर होता है, तो उसका दूसरा नाम होता है वाटर स्टोमेटा। एक स्टोमेटा सिंपल होते हैं जो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से रात के टाइम अगर कुछ प्लांट के रूट जो आपकी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके टिप पे और उनकी मार्जिन पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो सुबह के टाइम उन पे एक बट्स ऑफ वाटर, बट्स ऑफ लिक्विड दिखाई देती है। इसकी वजह से उनका दूसरा नाम वाटर स्टोमेटा भी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी कि वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स मीन्स हाइडाथोड्स एंड वाटर स्टोमेटा। और डी ऑप्शन गाइस है सनड्यू, जो कि प्लांट का नाम ना कि स्ट्रक्चर का नाम, जैसे आपने सुना होगा सनड्यू, ठीक है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं, रूट हेयर्स ऑन द एपिबेलेमा आर। गाइस सिंपल सी पहले समझे एपिबेलेमा होता क्या, जैसे प्लांट के जो आउटर पार्ट्स होते हैं उन पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, एपिडर्मिस बोलते हैं। भाई एपिडर्मिस जब रूट पे होती है, जो अंडरग्राउंड होती है, तो वहाँ पे एपिडर्मिस को रूट पे क्या बोलते हैं, एपिबेलेमा बोलते हैं। ओके, अब उस एपिबेलेमा में जब रूट के ऊपर एपिडर्मिस होती है दैट नोन एज एपिबेलेमा, बट इनसाइड रूट जो एपिबेलेमा रियल में होती है वो अपने कुछ एक्सटेंशन सेलुलर प्रोसेसेस का फॉर्मेशन करती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स बोलते हैं। अब रूट हेयर्स जो होते हैं वो होते कैसे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको पूरा क्लियर कि एपिबेलेमा जस्ट एपिडर्मिस ऑन द रूट एंड दैट क्रिएट्स सम cellular extensions that is known as root hairs and these root hairs are tubular in shape guys। तो करेक्ट आंसर आपका बी। ये ध्यान रखना है कि रूट हेयर्स की अगर पे पूछे शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती, तो अब वो होते ट्यूबुलर, ये ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो आपके प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिन पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो कह रहा है एवरेज साइज ऑफ द स्टोमेटा, मतलब सभी प्लांट में पूरे प्लांट किंगडम में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो एक जनरल साइज क्या है, एवरेज साइज ऑफ स्टोमेटा, मतलब कहाँ से लेके कितने बड़े तक हो सकते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 to 18 माइक्रॉन की जो लेंथ होती है या उसका साइज होता है वो ये होता है, स्टोमेटा का जो एवरेज साइज होता है वो 6 to 18 माइक्रॉन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, एपिडर्मिस इज जनरली यूनिसेरिएट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि एपिडर्मिस अगर इन जनरल टर्म में हम बोलें एक यूनिवर्सल सेंटेंस, तो एपिडर्मिस आर यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मतलब सिंपल सा होता है कि ये जो होती हैं एक सेल्स की लेयर होती है, मतलब एक सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं। बट इन सम प्लांट्स दीज मतलब मल्टी सेलुलर जो एपिडर्मिस होती हैं वो आपका मल्टी लेयर्ड होती है। कहने का मतलब कई सारी इस तरीके से लेयर करने के बाद उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो कहने का मतलब
मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है? आपने बहुत बार एग्जाम्पल देखा होगा और इसका करेक्ट आंसर होता है नेरियम। बट गाइज यहाँ पे जो तीनों प्लांट है आपके 1 2 3 मतलब फाइकस, नेरियम एंड पेपरोमिया, ये तीनों प्लांट हैव मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस का। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है, तो नेरियम ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। बट इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड 3 डिफरेंट प्लांट वेयर एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, फाइकस, नेरियम एंड पेपरोमिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, द रेडियल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स हैविंग थिकनिंग्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। देखिए बड़ा अच्छी बात है, जो आपकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर, अब इनकी वाल, ये वाली बॉल है, इस साइड की बॉल है और इस साइड की बॉल, दो वाल। देखिए ये आउटर वाल हो गई, ये इनर वाल हो गई, और ये वाल जो होती है दूसरी एपिडर्मल सेल से लगी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियल वाल। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब रेडियल वाल थोड़ी सी थिकनिंग होती है, थिकनिंग मतलब उसमें मोटाई होती है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है। तो पहले आप समझें कि द रेडियल वाल ऑफ एपिडर्मल सेल्स हैविंग थिकनिंग्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। अब एक बात सेंटेंस पहले सुन लें, एपिडर्मल सेल जो होती है वो लिविंग होती हैं। इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि दो केमिकल आप ध्यान रखें, सोबरिन और लिग्निन। सोबरिन जो होता है वो लिविंग थिंग में पाया जाता है और लिग्निन जो होता है वो डेड में पाया जाता है। तो कहने का मतलब लिग्निन जिन ऑप्शन में है उन्हें हम हटा दें, क्योंकि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो तो लिविंग होती हैं, उनमें लिग्निन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन देखिए हटा दीजिए, बी वाला। सी वाले में भी लिग्निन है और डी वाले में भी लिग्निन। तो सिंपल सा आंसर हमारा निकल आता है कि क्यूटिन और सोबरिन का डिपोजिशन होता है ऑन द रेडियल वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स दैट मेक देम थिक। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर निकालना आना चाहिए कि दो केमिकल होते हैं, एक सोबरिन होता है और एक लिग्निन होता है। लिग्निन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी बॉल ऑफ डेड सेल, जबकि सोबरिन जो होता है वो लिविंग सेल की बॉल पे पाया जाता है। क्यूटिन तो आप समझते हैं लीफ के ऊपर वाली सरफेस पे क्यूटिन पाया जाता है। तो क्यूटिन एंड सोबरिन जो है वो आपकी जो एपिडर्मल सेल्स की रेडियल वॉल होता है उसकी थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक मैंने बनाए। कैलोज, कैलोज गाइस क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है एंड हाईली रिफ्रेंजेबल, मतलब थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का, मेक्स द कैलस ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन मतलब एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, जो प्लांट्स होते हैं हमारे उनकी जो ग्रोइंग सीजन का जो लास्ट है वो विंटर सीजन में आता है। एंड स्टॉप द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल बाय अफेक्टिंग द फिजियोलॉजी ऑफ। देखो एक केमिकल है, एक सबस्टेंस है जिसका नाम है कैलोज, और कैलोज की नेचर ने क्या बताई गई, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ एक बहुत ही रिफ्रेंजेबल सबस्टेंस भी है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, दूसरे सबस्टेंस का फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। इसे ध्यान रखना, कैलोज ने किसका फॉर्मेशन किया, कैलस का फॉर्मेशन किया। कब किया, विंटर सीजन में किया। विंटर सीजन दैट इज नोन एज एंड ऑफ आवर ग्रोइंग सीजन। ठीक है, तो वो जब फॉर्मेशन कर देता है और वो जो कैलस होता है, जो कैलोज का बना होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्टॉप कर देता है कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के जो कंडक्शन होता है, जो फ्लो होता है, उसको बंद कर देता है बाई अफेक्टिंग द फिजियोलॉजी ऑफ। तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए जो फूड मटेरियल कंडक्शन होता है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। और फ्लोएम में जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, और वही 4 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कौन सा सही है, जो कैलोज के थ्रू जो डिपोजिशन की वजह से जो उनके जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो बंद होते हैं, तो कौन सी स्ट्रक्चर में मतलब बंद होते हैं, जिससे कि जो फ्लो ऑफ फूड मटेरियल होता है प्लांट इनसाइड वो अफेक्टेड होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इनका कोई रोल इस तरीके के काम में नहीं होता, मतलब कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। जो मेन काम होता है आपका कैम्पेनियन सेल और सीप ट्यूब्स का काम होता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब जो आंसर हमारा होगा वो आपका होगा सीप ट्यूब। सीप ट्यूब में जो पोर्स होते हैं जो वो बंद हो जाते हैं, किससे बंद हो जाते हैं, कैलस, कैलस के थ्रू बन जाते हैं। कैलस क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस होता है जिसका नाम होता है कैलोज, उससे बना हुआ होता है। तो कैलस जो होता है वो सीप ट्यूब्स के जो पोर्स होते हैं उन्हें बंद कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो फ्लो ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द प्लांट बॉडी वो अफेक्टेड होता है। तो करेक्ट आंसर सीप ट्यूब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द लूज टिश्यू एपिथेलियम। देखो बहुत ही अच्छी सा क्वेश्चन है गाइस। हमने आपको जो ग्लैंडुलर टिश्यू हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एनाटॉमी, जैसे ये प्लांट सरफेस, और प्लांट सरफेस पे यहाँ पे आपका सपोज कर लो हाइड्रोथोइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोथोइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोथोइड है नीचे की तरफ, ये दैट। अब इसके नीचे पूरी एक कैविटी होती है, ऐसे करके एक कैविटी और होती है। ठीक है, हाइड्रोथोइड के नीचे, उसके नीचे टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, एपिथेलियम, पहले समझो। ठीक है, ऊपर एक कैविटी हाइड्रोथोइड पानी निकलने के लिए, तो इट इज़ फाउंड इन दी हर्बेसियस
हर्बेसियस प्लांट ग्रोइंग इन ह्यूमिड प्लेसेस। अब जो आपका वाटर हाइड्रोट्स होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोट्स बोलते हैं या वाटर स्टोमेटा बोलते हैं, वो किन प्लांट में पाए जाते हैं? वो डाइकाट हर्बेसियस प्लांट, जो कि मतलब ह्यूमिड प्लेसेस में जहाँ नमी होती है उन प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वहीं पाया जाएगा, उन्हीं प्लांट में पाए जाएंगे वाटर स्टोमेटा या हाइड्रोथोट, तो वहीं पाया जाएगा एपिथेम। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इट इज़ फाउंड इन दी हर्बेसियस प्लांट ग्रोइंग इन दी ह्यूमिड प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है जो एपिथेम होता है टिश्यू, इट इज प्रेजेंट बिलो दी हाइड्रोथोट। हाइड्रोथोट की जो हाइड्रोथोट इसके नीचे पाया जाता है, ये बिल्कुल ये एपिथेम है, जो वाटर स्टोमेटा के नीचे। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है इस कंसिस्ट ऑफ, इसकी जो सेल्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं और इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। मतलब सेल्स इस तरीके से होते हैं कि दो सेल्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। और आपका डी ऑप्शन है कि बिलो द एपिथेम टर्मिनल ट्रेकिस, इसके नीचे क्या होता है? जो टिश्यूज होते हैं, जैसे हमारे जाइलम फ्लोएम, इनका लास्ट होता है, जो यहाँ पर टिश्यू जाइलम की जो ट्रेकिड्स होती है वो प्रेजेंट होती है इसके नीचे। इन्हें एक इंटरनल फिजियोलॉजी बताइए कि सबसे ऊपर क्या होता है? वाटर स्टोमेटा होते हैं, उनके नीचे जो होता है वो टिश्यूज होता है, जिसका नाम हमने रख दिया एपिथेम। और एपिथेम के नीचे क्या होता है? जो हमारे जो मेन टिश्यूज होते हैं जाइलम फ्लोएम, उनके मतलब स्पेशली जाइलम की ट्रेकिड्स होती हैं। क्योंकि आप देखिए ये एपिडर्मिस वाले पार्ट में तो ये हो गया, ठीक है, एपिडर्मल मॉडिफिकेशन से ग्लैंडुलर टिश्यू का, इसके नीचे क्या होगा? ये आपका एपिथेम हो गया, इसकी जो कैविटी को जस्ट नीचे, और उसके नीचे क्या होगा? जो आपका जो आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसमें क्या होता है? जाइलम होता है, जो जाइलम की ट्रेकिड्स होती हैं। तो एक बिल्कुल सही बात है कि एपिथेम के नीचे क्या होगा? टर्मिनल ट्रेकिड्स होती हैं, दैट आर पार्ट ऑफ या दैट आर एंड ऑफ जाइलम, की वहाँ पर जाइलम टिश्यू खत्म होता है, तो उसके हमें रेमनेंट मिलते हैं एज ए ट्रेकिड्स। एक अरेंजमेंट है कि सबसे ऊपर की तरफ वाटर हाइड्रोथोट्स या मतलब वाटर स्टोमेटा, उसके नीचे आपका होता है एपिथेम, जिसकी सेल कलरलेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा उसके टिश्यूज़ के नीचे भी आपका ट्रेकिड्स पाई जाती हैं, जो कि जाइलम का पार्ट होते हैं। और इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट ठीक है गाइस, ABCNT। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं गाइस, ए टिश्यू नेम्ड एपिथेम। फिर से क्वेश्चन को समझिए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ए टिश्यू नेम्ड एज एपिथेम इज रिलेटेड विद विच स्ट्रक्चर। देखो अभी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, अब ये सिंपल से पूछ रहा है कि जो एपिथेम टिश्यू होता है वो किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो इसका संबंध किससे होता है? वाटर स्टोमेटा जो होते हैं, जिन्हें हाइड्रोथोट बोलते हैं, उसके नीचे पाया जाने वाला टिश्यू होता है। सिंपल सा, तो आंसर हमारा क्या होगा? इसमें ऑप्शन है आपका रेजिन डक्ट, नेक्टरीज, डाइस्टिक ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट या वाटर स्टोमेटा का। जो वाटर स्टोमेटा के नीचे टिश्यू पाया जाता है उसका नाम होता है एपिथेम। तो करेक्ट आंसर आपका 9 का ए हो जाता है। नाउ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इन्हें। नाउ एपिडर्मल सेल्स इन लीव्स इन सब मोनोकाट या आप सब मोनोकाट कॉल्ड वूलिफॉर्म व्हेन दे बिग। देखो कि एपिडर्मल सेल जो होती हैं कहाँ पे? लीव्स ऑफ सब मोनोकाट्स, नॉट यूनिवर्सल, सब मोनोकाट्स प्लांट की लीव्स की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो वूलिफॉर्म सेल्स कहलाने लगती हैं। कब? ये कंडीशन है, कब कहलाती हैं वूलिफॉर्म सेल्स? जब उनकी जो वो है लेयर, मतलब जो बाल है वो थिन हो जाती है, वो खुद लार्ज साइज की हो जाती है और उनके अंदर बहुत सारी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि थिक बाल्ड हो जाती हैं, स्मॉल इन साइज हो जाती हैं, हैविंग वैक्यूल्स, या फिर ओनली उनके अंदर जब वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तब हम उन्हें वूलिफॉर्म बोलते हैं, या फिर हैविंग मैनी स्मॉल साइज वैक्यूल, या उनके अंदर बहुत सारी स्मॉल साइज की वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एपिडर्मल सेल्स आपकी वूलिफॉर्म सेल तब कहलाएंगी जब उनकी जो इस लेयर है, मतलब वो आपकी थिन हो जाए, जो उनकी बाउंड्री होती है वो थिन हो जाए और उनका खुद का साइज़ बढ़ जाए, क्योंकि थिन होगा तभी साइज़ बढ़ेगा, और उनके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो लार्ज इन साइज और बाल जो हो थिन हो जाए और वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए। उन तीन कंडीशन के बाद एक एपिडर्मल सेल्स जो कि लीव्स में होती है, किसके? मोनोकाट की, स्पेशली लीव्स की मोनोकाट। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि एपिडर्मल रूट की भी आपकी वूलिफॉर्म बना देगी या स्टेम की वूलिफॉर्म बना देगी, नहीं गई। ओनली लीव्स की एपिडर्मल सेल्स वूलिफॉर्म का फॉर्मेशन करती है जब वो थिन वाल्ड हो जाए, लार्ज इन साइज हो जाए और उसके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए, देन इट इज नोन एज वूलिफॉर्म सेल्स। करेक्ट आंसर आपका गाइस ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट हैविंग हाइड्रोथोट्स। अब देखो बहुत से उल्टा चल रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। हाइड्रोथोट्स कहाँ प्रेजेंट होगा? आपको बताया था, वाटर प्लांट जो आपके होते नहीं, जो शेड प्लांट्स होते हैं जिनमें, ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कैलोकेसिया और ट्रोपेलियम जो होता है वो इसमें जो होता है हाइड्रोथोट होते हैं, क्योंकि ये मॉइस्ट वाले प्लांट होते हैं और ये वाटर प्लांट होते हैं। ठीक है, और ड्रोसेरा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है गाइस। करेक्ट आंसर ये कभी नहीं हो सकता है, इसमें नहीं होता है हाइड्रोथोट्स। तो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, मतलब ये वाला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, मतलब कैलोकेसिया एंड ट्रोपेलियम में आपकी हाइड्रोथोट प्रेजेंट होती है, ड्रोसेरा में नहीं होती है। ओके ना, अब एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही फेमस बॉटनिकल नेम्स हैं प्लांट की, जैसे आपने सुना होगा सताबर, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में, मतलब इसका काम हो रहा है जो हम खेती करते हैं। एस्परागस, ठीक है, इसके अलावा अमरबेल, जैसे सुना होगा, कस्कुटा,
और इस तरीके जल धनिया रेननकुलस स्क्लेरेटस और दुधी, हमने सुना होगा यूफॉर्बिया हेल्टा, बहुत ही फेमस प्लांट है यूफॉर्बिया हेल्टा, जिसे हम कॉमनली लोकल में क्या बोलते हैं, दुधी बोला जाता है। ऐसे जल धनिया को रेननकुलस स्क्लेरेटस बोलते हैं। अमरबेल तो यूनोवेलिबल गाइज, उसे हम क्या बोलते हैं, कस्कुटा बोलते हैं। कस्कुटा रिफ्लेक्सा को हम अमरबेल बोलते हैं। इसके अलावा सतावर जो होता है उसे एस्परागस रेसिमस बोलते हैं गाइज। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। थैंक यू वेरी मच गाइस। नो एंड क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम बात करेंगे ना गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल्स ऑफ लैटेसिफेरस टिश्यूज। लैटेसिफेरस टिश्यू की सेल्स के बारे में स्टेटमेंट है, जिसमें हम बात करते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट है, उन्हें देखते हैं गाइस। पहला स्टेटमेंट है कि सेल्स आर थिनबाल्ड ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जो लैटेसिफेरस टिश्यू होता है गाइस प्लांट के अंदर, उनकी सेल्स की क्वालिटी बता रहा है कि वो थिनबाल्ड होती हैं, ब्रांचड होती हैं, सेल्स ब्रांच होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं और ट्यूब लाइक मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा सेल्स कंटेंस कलरलेस मिल्की या फिर येलो कलर का फ्लूइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैटेक्स। क्योंकि लैटेक्स बिल्कुल सही बात है। तो लैटेक्स का कलर 3 तरीके का हो सकता है। एक तो वो कलरलेस होगा, अगर कलर है तो वो मिल्की या येलो, ऐसा नहीं वो रेड कलर का भी लैटेक्स का कंटेंट, या फिर जो ग्रीन कलर का भी जो कंटेंट प्लांट से निकला उसे भी लैटेक्स का। तो ध्यान रखना, लैटेक्स ओनली कलरफुल येलो कलर का होगा, या मिल्की होगा, या फिर वो कलरलेस होगा। ठीक है। इसके अलावा जो सेल्स होती हैं लैटेसिफेरस टिश्यू में कंटेन स्टोर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो प्लांट का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वो उसे अपने अंदर स्टोर करती हैं, जैसे स्टार्च, रबर, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, म्यूसिलेज, एंजाइम एंड प्रोटीन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि जो लैटेसिफेरस टिश्यूज होता है उसकी सेल्स की क्वालिटी क्या होती है। देखो लैटेसिफेरस टिश्यू दोनों का लैटेक्स होगा, लैटेक्स कैसा होगा, आपका कलरलेस मिल्की या येलो कलर का, और जो सेल्स होंगी वो थिनवाल्ड होंगी, ब्रांच होंगी, मल्टी न्यूक्लिएट होंगी और ट्यूब लाइक। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए को जरूर ध्यान रखें फीचर्स के लिए, कि जो सेल्स होती है वो थिनवाल्ड होती हैं, ब्रांच मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उनके अंदर जो प्लांट का जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो इन सेल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म, जैसे स्टार्च, रबर, टैनिन, एल्कलॉइड्स, म्यूसिलेज और एंजाइम की फॉर्म में स्टोर होता है। बिल्कुल सही बात है गाइस, करेक्ट आंसर डी। नाउ अब ये 2 टाइप की होती हैं, लैटेसिफेरस टिश्यू 2 टाइप का होता है गाइस। देखिए हम आपको बता दें, एक लैटेक्स बेसल्स होती हैं और दूसरा लैटेक्स सेल्स होती हैं। तो किन प्लांट में लैटेक्स सेल्स पाई जाएगी, किन में बेसल्स पाएगी, पर उस पर क्वेश्चन है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट या इन विच प्लांट लैटेक्स बेसल्स प्रेजेंट होती है। लैटेक्स बेसल अब्सेंट होती है। अब्सेंट किस प्लांट में होती है, मतलब इसका मतलब ये सिंपल सा कि किसी एक प्लांट में एब्सेंट होती है, बाकी 3 प्लांट में लैटेक्स बेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो गाइस यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कैलोट्रॉपिस है। कहने का मतलब है कैलोट्रॉपिस में लैटेक्स बेसल एब्सेंट होती है, बाकी आपका पैपावर, आर्जिमोन और कैरिका, ठीक है, इनमें लैटेक्स बेसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो एब्सेंट किस में होती है, कैलोट्रॉपिस में। ध्यान रखिए, इसे केवल एग्जाम्पल है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसके अपोजिट देखते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है लैटेक्स सेल्स। ठीक है, लैटेसिफेरस टिश्यू 2 फॉर्म में पाया जाता है, लैटेक्स बेसल एंड लैटेक्स सेल्स। तो आपने देखें वो डी ऑल ऑफ द अबव है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि किन प्लांट में लैटेक्स सेल्स पाई जाती है। तो लैटेक्स सेल्स किन प्लांट में पाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट है कैलोट्रॉपिस, आप ऊपर देख चुके हैं, वहाँ पर लैटेक्स सेल्स नहीं पाई जाएंगी। तो लैटेक्स सेल्स कैलोट्रॉपिस, यूफॉर्बिया, थिबेटिया और नेरियम, इन 3 प्लांट में आपकी लैटेक्स सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये आपके 4 प्लांट हुए जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में लैटेक्स सेल्स पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ई, लास्ट ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। एपिडर्मल सेल्स आर लिविंग एंड में कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन। देखो बहुत ही अच्छी बात है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीफ के मीडियोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि एपिडर्मल सेल्स आर लिविंग। बिल्कुल सही बात है, पहले हमने बता चुके लिविंग है, और मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कंडीशन समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, बट कहाँ पे, देखिए ब्रायोफाइट, एल्गी एंड फंजाई, टेरोफाइट, एंजियोस्पर्म फर्न्स, सम सीड प्लांट, वाटर प्लांट एंड सम फर्न। तो गाइस करेक्ट आंसर है कि वो कौन से प्लांट है जिनके एपिडर्मल, मतलब जो सेल्स होती हैं पूरी बॉडी के सबसे अपर सरफेस पे, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है केवल एपिडर्मिस ऑफ सेड प्लांट, जो जिन्हें हम बोलते हैं सोशियोफाइट। ठीक है, और वाटर प्लांट जो आपके हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं, और कुछ फर्न मतलब आपके टेरिडोफाइट के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एपिडर्मल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, सीड प्लांट में, वाटर प्लांट में और सम फर्न में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस के बारे में क्या बात है, तो आपको पता है रूट पे एपिडर्मिस जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात, जो भी बता चुके कि कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और
जो एपिवेलेमा होती है उस पर क्यूटिकल नहीं होती, जबकि लीफ की एपिडर्मिस पे क्यूटिकल होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो एपिवेलेमा बनेगी रूट की एपिडर्मिस उस पर क्यूटिकल नहीं होगी और उस पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होंगे कहीं, उसे हम एपिवेलेमा बोलेंगे, ना कि एपिडर्मिस कहेंगे। अच्छा, इट हैव क्लोरोफिल। भाई देखो, रूट एपिडर्मिस का मतलब हुआ इनसाइड द सोल, तो वहाँ क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है कहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। इट हैव क्लोरोफिल लिखा है, ये गलत बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, मतलब बोथ ए एंड बी। मतलब ये रूट की जो एपिडर्मिस है वो एपिवेलेमा कहलाएगी, उस पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इट डज नॉट हैव क्यूटिकल, उस पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर डी, बोथ ए एंड बी। ना फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपका, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है इसका क्वेश्चन का। देखेंगे, cells in monocot leaves bring about rolling of leaves during the dry season and lose the water in the dry season and contract, thus reducing the transpiration. These cells are, आपने देखा मैंने क्या बताया था आपको, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं मोनोकाट में वो बुलीफॉर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बुलीफॉर्म सेल में कन्वर्ट होने के लिए उनके पीछे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद, उनका एक एम है। वो एम क्या है कि जब ड्राई सीजन आती है तो वो अपने को रोल कर लेती हैं। रोल करने का मतलब हुआ कि सरफेस एरिया को कम करके वाटर के लॉस को बचाती हैं और खुद ड्राई होकर सुकड़ जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती हैं। तो वो सेल्स कौन सी गई? तो आपका करेक्ट आंसर 18 का कौन सा होगा गाइस? डी, बुलीफॉर्म सेल्स केवल इसीलिए बनती हैं, आपकी ध्यान रखना है। ठीक है। वो क्या है? सिंपल एपिडर्मल सेल्स हैं, मोनोकाट में, ये लीव्स में प्रेजेंट होती हैं और ये रोल का मतलब होता है रोल्ड होना, अपने सरफेस एरिया कम कर लेना। कब? ड्राई सीजन के दौरान। किस लिए? वाटर के लॉस को, ट्रांसमिशन की रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सेल कौन सी होती है? ये बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं। तो ये एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशंस होती हैं ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जो रूट पे हमने बताया एपिवेलेमा बनती है, रूट के अंदर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एपिवेलेमा बोलते हैं। एपिवेलेमा पे कुछ ट्यूबुलर प्रोसेस बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। और अब ये क्वेश्चन पूछा है कि जो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है कि पूरी रूट पे होता है या कुछ स्पेसिफिक जोन में होता है, क्योंकि जो रूट होती है जो इनसाइड, उसमें 3 जोन होते हैं, 1 2 3। ठीक है। अब इनमें से किस जोन पे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है? मैचुरेशन पे होता है, इलांगेशन पे होता है, मेरिस्टेमेटिक में होता है, या डिफ्रेंसिएशन वाले जोन पे होता है? 3 जोन होते हैं, मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन एक ही में आता है। ठीक है। और आपका एक मेरिस्टेमेटिक जोन होता है और एक इलांगेशन जोन होता है। तो गाइस जो आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होता है, कि मतलब है वहाँ पे सब कुछ सेल वगैरह हो चुका है, क्योंकि रूट हेयर का आपस में एक पर्टिकुलर काम होता है, क्या कि वो न्यूट्रिएंट्स की सरफेस एरिया को बढ़ाता है रूट के, और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है। अब पॉइंट समझिए, जब मैचुरेशन का मतलब होता है कि उस रीजन की सेल बिल्कुल डिवाइड होकर बन चुकी हैं और उन्होंने अपने काम को भी अडॉप्ट कर लिया है, इसके बाद उनमें रूट हेयर का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि रूट हेयर का काम जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि रूट हेयर क्या करते हैं, वो अपना मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है वो उसी एरिया में बन सकता है जिसमें सेल फुल्ली डिवाइडेड हो चुकी हैं और डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, और वो रीजन कौन सा होगा गाइस? वो आपका होगा मैचुरेशन। क्योंकि रूट हेयर का काम क्लियर है, उसका ऐसा नहीं कि वो डाउटफुल काम है कि वो क्या करता है पता नहीं, वो सिंपल सा सरफेस एरिया को बढ़ाता है और इस तरीके से वो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल सिस्टम में उन्हें एब्जॉर्ब करता है। प्लांट मतलब रूट की हेल्प करता है, रूट हेयर जो होते हैं वो रूट की हेल्प करते हैं, तो उनका काम असाइंड है। तो ये वाला काम, असाइंड काम वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड वाले जोन में बनते हैं। इसका मतलब ऐसा जोन क्या कहलाता है? मैचुरेशन जोन। वाइस करेक्ट आंसर 19 का ए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझको। अब फिर से एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर देखते हैं। ऑलरेडी आपको पता हुआ है क्वेश्चन, कैलस जो था किसका बना होता था? कैलोस का बना होता था। ठीक है गाइस। और कैलोस क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट होता। ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा, सिंपल सा। कैलस ए हाईली रिफ्रेंजेबल सब्सटेंस अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज। मतलब कैलोस क्या होता है? जो कैलस बनता है वो किसका बना होता है? वो कैलोस का बना होता है। कैलोस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नाउ 21 में देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या, इनमें से द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। देखिए, जो ग्लैंडरी फ्लड टिश्यू होता है वो जो मॉडिफाइड होता है 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, एक एक्सटर्नल ग्लैंड्स बनाता है और एक इंटरनल वाले ग्लैंड्स बनाता है। अब कह रहा है कि जो एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में बात करें। जो हमने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था गाइस, वो पूछा था अर्टिका डायोसा, जिसे हम बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ से आया था। देखिए, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो जब मॉडिफाइड होता है तो 2 टाइप के बनाता है, एक एक्सटर्नल ग्लैंड्स और एक इंटरनल। इंटरनल में तुम्हारा आपको जो बताया था रेजनस कैनाल, लैटेक्स वाला जो पार्ट था, और आपका वाटर स्टोमेटा या हाइडाथोर। जबकि एक्सटर्नल में आप देखेंगे ग्लैंडुलर हेयर्स बनते हैं, नेक्टरीज बनते हैं। नेक्टरीज आपने देखा होगा पॉलिनेशन में जो फ्लावर के नीचे बनते हैं। कुछ फैमिलीज बहुत स्पेसिफिक होती हैं, जैसे आपका यूफॉर्बिएसी और रूटेसी फैमिली में एक नेक्टरीज पाई जाती है। ठीक है। तो नेक्टरीज का बनना,
ग्लैंडुलर हेयर्स का बनना और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ये सब क्या होती हैं आपकी ग्लैंडुलर टिश्यू की एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस होती हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट है कि ग्लैंडुलर टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं अर्टिका डायोसियम, जिसे हम बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्टरीज जो होती हैं वो आपको मिलती है यूफारबिया पल्चीमेरा, जो कि यूफारबेसी फैमिली का एक मेंबर है और जिसे हमने कई सारे नामों से जाना है। जब सबसे इंपॉर्टेंट नाम बताया आपको पोइनसीटिया। इसके अलावा हमने क्रिसमस फ्लावर भी इस प्लांट को कहते हैं। इसके अलावा बर्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो हमारे पक्षी होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है ये। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो ड्रेसोरा, जो कि आपका एक कॉमन नेम होता है सन ड्यू, और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इंसेक्ट को मारने के बाद वो उस जूसेस से, मतलब एंजाइम से उनका डाइजेशन करता है, उसे नाइट्रोजन लेता है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं वो भी आपकी ग्लैंडुलर टिश्यू होती हैं। उनका एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन होता है एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ दिखाई देता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं दी बॉटनिकल नेम ऑफ द बर्ड ऑफ पैराडाइज। देखिए, जो भी क्वेश्चन नंबर बी पे था उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। दी बॉटनिकल नेम ऑफ एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर, ठीक है, या क्रिसमस फ्लावर बोलते हैं, या उसे हम लोबस्टर फ्लावर बोलते हैं, या इसके अलावा उसे हम फ्लेम लीफ फ्लावर बोलते हैं। तो ये किस प्लांट को बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम वही है यूफारबिया पल्चीमेरा, जिसे हमने अभी देखा था। यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है और यहाँ पे नेक्ट्रीज पाई जाती है इस प्लांट में, ठीक है। तो उस नेक्ट्रीज वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं? उसी को लेने के लिए कौन आते हैं? ये पक्षी आते हैं रस चूसने के लिए, पॉलिनेशन हो जाता है। उसी प्लांट को हम क्रिसमस फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि क्रिसमस के टाइम लोग इसे एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। तो सिंबल ऑफ दी हैप्पीनेस लोबस्टर फ्लावर भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसे फ्लेम लीफ फ्लावर भी कहा जाता है। देखिए, इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज पिक्चर ऑफ दिस प्लांट यूफारबिया पल्चीमेरा, ठीक है गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करते हैं एक्सटर्नल ग्लैंड्स सच एज एक्सटर्नल ग्लैंड्स जो होती हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल ग्लैंड जो होती है वो मॉडिफिकेशन होती हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का। क्वेश्चन क्या करा है? इन विच इज नॉट एन एक्सटर्नल ग्लैंड। जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें एक एक्सटर्नल ग्लैंड्स नहीं है। देखिए, ग्लैंडुलर हेयर्स एक्सटर्नल है, नेक्टरीज भी एक्सटर्नल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी एक्सटर्नल है, जो हाइडाथोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं वाटर स्टोमेटा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ क्या पूछा गया? एक्सटर्नल ग्लैंड, तो ये वाला एक्सटर्नल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 24 में बात कर लेते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए, बहुत ही अच्छी बातें थी। फ्लोएम पैरेन्काइमा आपने अभी तक ये सुना था कि जाइलम में बेसल सब्सटेंट होती हैं कुछ जिम्नोस्पर्म में, और फ्लोएम में आपके कैंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं। वो ये तो इंपॉर्टेंट हो गई एक एवोल्यूशनरी पॉइंट कि भाई जो फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म में, और आपकी टेरोफाइट में भी होती हैं ऐसा, और जाइलम में बेसल सब्सटेंट होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे कंपेनियन सेल के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लोएम जो टिश्यू होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। एक फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, एक कैंपेनियन सेल्स होती है, एक सीप ट्यूब्स होती हैं, और एक फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 3 लोकेशन बताई गई जहाँ पे ये बताया गया है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। जैसे कहा कि एब्सेंट इन ऑल मोनोकाट प्लांट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। दूसरे पॉइंट बताया गया कि एब्सेंट इन सम डाइकाट, कुछ डाइकाट में भी एब्सेंट होता है। थर्ड में बताया गया है कि इट इज एब्सेंट इन रेनिनक्लोज। तो रेनिनक्लोज गाइस क्या होता है? रेनिनक्लोसी का मेंबर होता है और एक डाइकाट प्लांट है, तो ये हो सकता है कि यही डाइकाट हो जिसमें ये एब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। ये जो पॉइंट है गाइस बिल्कुल सही है कि टोटली ऑल मोनोकाट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और आपके कुछ डाइकाट में भी एब्सेंट होता है। उस डाइकाट में एक डाइकाट का नाम है रेनिनक्लोज, ठीक है। तो सिंपल सा करेक्ट आंसर आपका होता है डी, इसे ध्यान रखें। नाउ लास्ट क्वेश्चन है गाइस, द सीप ट्यूब्स, मतलब फ्लोएम का एक पार्ट होता है कंटेंस थी। देखो सीप ट्यूब में क्या होता है? देखो सीप ट्यूब बहुत ही मतलब बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है गाइस, और इनके अंदर आपका मतलब न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिक्टियोसोम। देखो इसमें सभी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी मल्टी सेलुलर वो वाली हैं, डबल मेम्ब्रेन मतलब ऑर्गेनेल्स है। न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेल्स है, प्लास्टिड भी ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऑर्गेनेल्स। जबकि डिक्टियोसोम जो होता है लाइसोसोम जिसे बोलते हैं, ये आपका जो होता है डिक्टियोसोम गाइस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये भी आपका मतलब ऑर्गेनल होता है, बायो मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रल वैक्यूल। देखो ये सब स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ये कहा जाता है कि जो सीप ट्यूब्स होती हैं इन्हें चलाने वाली सेल्स होती हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल की माइटोकॉन्ड्रिया, कंपेनियन सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका डिक्टियोसोम भी जो होता है वो सीप ट्यूब को कंट्रोल करता है। मतलब सीप ट्यूब के अपना उसके पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये सेल बड़ा अजीब व गरीब होती हैं। उनके पास केवल अपनी सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। बाकी सभी पार्ट किसके होते हैं? कैंपेनियन सेल्स के होते हैं जो सीप ट्यूब को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि
सीव ट्यूब कंटेंस, इसमें सीव ट्यूब में ना न्यूक्लियस होता है अपना, ना प्लास्टिड होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही डिक्ट्योसोम होता है। उसके पास अगर अपना कुछ होता है तो वो होता है उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल होती है। बाकी ये सब पार्ट इसकी जरूरत है क्योंकि सेल है कंप्लीट ये, तो ये कैंपेनियन सेल इसीलिए कहते हैं कंपेन साथी सेल, कंपेनियन का मतलब क्या होता है साथी, तो ये इसे हेल्प करती है सीव ट्यूब्स को। इसकी वजह से इसके सभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सीव ट्यूब के अंदर इसे भी कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए सीव ट्यूब के अपने ये पार्ट नहीं होते हैं, उसके पास केवल सेंट्रल वैक्यूल्स होती है गाइस। तो इस तरीके से आपने गाइस देखें 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूरी तरीके से प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड थे। एंड इसी के साथ गाइस आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।